हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट एसएसटी अपन ने पिछले दो वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल की कहाँ खोज की गई है, किस नदी के किनारे है और वहां से कौन कौन सी चीजें मिली है, किस खोजकर्ता द्वारा खोज की गई और किस सन में की गई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपकी जो पहली इकाई है वो कुल 5 अंकों की इकाई है और सिंधु घाटी सभ्यता में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और मैंने पिछले दो वीडियो में आपको मोर देन सफिशिएंट मैटर बताया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज के इस वीडियो में अपन वैदिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वैदिक संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता के मुकाबले ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि वैदिक संस्कृति में जो प्रमाण है वो सब लिखित है, यहाँ का साहित्य बहुत बड़ा है, इस वजह से यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। इसको 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। वैदिक संस्कृति को आर्यों से जोड़कर देखा जाता है कि जब आर्य भारत में आए थे तो अपने साथ वैदिक संस्कृति वो लेकर आए थे। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर मौजूद थी। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग तर्क है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल, पतन का काल माना जाता है। इसके बीच में लगभग अपन कह सकते हैं लगभग 2000 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था और उसी के बाद लगभग 1500 ईस्वी पूर्व वैदिक संस्कृति सामने आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर लगभग 500 साल का गैप भी अपने को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अपन वैदिक संस्कृति जो आपको मैक्सिमम कहीं भी आपको कंटेंट पढ़ने को मिलेगा तो आपको वैदिक संस्कृति के बारे में सिर्फ और सिर्फ वेदों के बारे में पढ़ने को मिलता है कि ऋग्वेद की रचना इस समय हुई, इसमें इतने मंडल है, इतने सूक्त है, यजुर्वेद में क्या है, उपवेद क्या है, अरण्यक क्या है, ये सब आपको पढ़ने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, चूंकि कंपटीशन का दौर है तो अपन केवल वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ साहित्य न पढ़कर इसके अन्य पहलुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। साहित्य के बारे में तो अपन डिटेल पढ़ेंगे ही, उससे पहले अपन जो बिंदुओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे वो है राजनीतिक दशा और आर्थिक स्थिति, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। ये अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको। एक पार्ट है पूर्व वैदिक काल, दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल जिसमें डिवाइड किया है वो है 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का, और उसके बाद डिवाइड किया है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का उत्तर वैदिक काल है। तो पूर्व वैदिक काल में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, और इससे अपन सिंधु घाटी सभ्यता को भी कंपेयर करके पढ़ेंगे, जिससे आपके दिमाग में पढ़ा हुआ जो चीज है वो ज्यादा समय तक टिका हुआ रहेगा। तो दोस्तों, पूर्व वैदिक जो काल है इसमें ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हो चुकी थी। और चूंकि आपको पता है कि 4 वेदों की रचना हुई थी और जो बाकी के 3 वेद हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। बाकी के 3 वेद कौन से हैं? अथर्ववेद, सोमवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो जो उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो 3 वेदों से होती है, और जो पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो पूर्व वैदिक काल से होती है। दोस्तों, जो ऋग्वेद था उसके जो देवता थे उनमें 4 देवताओं का उल्लेख है, और उनमें एक इंद्र जो देवताओं का राजा था उसको पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का अर्थ अगर अपन लगाए तो वो है भवनों को नाश करने वाला पुरंदर कहलाता है। और ऋग्वेद में ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी बताया गया है, उसमें हरपूरिया नाम से उसको संबोधित किया गया है। जब आर्य भारत में आए थे तो उन्होंने ये कयास लगाए जाते हैं कि उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाश किया था। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अकाल पड़ने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई थी। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है उसमें हरपूरिया जो सभ्यता है उसको पुरंदर नामक राजा द्वारा नष्ट किया गया, ये बताया गया है।
वहां के जो भवन थे उनको नष्ट किया गया है, और वो जो राजा था उसको इंद्र या पुरंदर कहा जाता था। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई उसके बाद आर्य भारत में आए, और जो आर्यों को आने का जो क्रम है जिसको लेकर अलग अलग मत है, जैसे जो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताया था वो तिब्बत बताया था। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिनका सबसे अधिक सर्वमान्य मत है उनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया से बताया था कि आर्य जो भारत में आए थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे, और यही सबसे अधिक मान्य मत माना जाता है। जहां पर आर्य भारत में आकर निवास किए उस स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया, जो आज का पंजाब और जो गंगा नदी का क्षेत्र है, जो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, जो 7 नदियां हैं, उनको सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया, और यहीं पर आर्यों ने निवास किया था। तो दोस्तों आज से लगभग अपन बात करें 2000 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था, उसके बाद वैदिक संस्कृति आई। तो अपन कह सकते हैं आज से लगभग 4000 साल पहले लोगों का जनजीवन कैसा था, किस प्रकार निवास करते थे, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति थी, धार्मिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, क्या उन्होंने साहित्य लिखा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कई पढ़े नहीं जा सके, लेकिन वैदिक सभ्यता से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनको पढ़ा जा सकता है, और वो ज्यादातर संस्कृत में लिखे गए माने जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अपने को काफी डिटेल जानकारी मिल जाती है वेदों से। तो दोस्तों अपन एक एक चीज को पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक दशा पढ़ेंगे, फिर आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन, और फिर साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपन 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व इतना पुराना अध्ययन करने जा रहे हैं। लगभग आज से 3500 साल पूर्व के लोग किस तरह रहते थे। आपको इसके बारे में अगर जानने की रुचि रहेगी कि पहले उस जमाने में लोग कैसे रहा करते थे, क्या उनका आर्थिक जीवन था, कैसा उनका सामाजिक जीवन था, अगर आपको उन सब के बारे में जानने की रुचि रहेगी तो आपको पढ़ने में एक अलग ही आनंद, अलग ही मजा आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राजनीतिक दशा से। वैदिक काल अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं पूर्व वैदिक संस्कृति, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है पूर्व वैदिक काल को क्योंकि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इस वजह से इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, जो माना जाता है 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का। अब ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में जो राजनीतिक दशा थी वो किस प्रकार की थी। तो राजनीतिक दशा के बारे में अपन देखें तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी वो परिवार को माना जाता था। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई एक परिवार हुआ करती थी। इसके बाद जो परिवार का जो मुखिया होता था वो कुलुप कहा जाता था। आज के जो परिवार के मुखिया है उनके अर्थ ही बदल गए हैं, लेकिन उस समय परिवार का जो मुखिया होता था उसको कुलुप कहा जाता था। और जाहिर सी बात है परिवार का मुखिया वही होता था जो परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था, और उसको कुलुप कहा जाता था। और जो आम जनता थी, जो आम पब्लिक थी उस समय, जिसको अपन आज के जमाने में आम जनता ही कहते हैं, उसको विस कहा जाता था। उस समय उसका जो संबोधित करने का नाम था वो था विस। इसके अलावा जो विसों का समूह होता था, जो आम लोगों के समूह बने हुए थे, अलग अलग समूह बने हुए थे, उस समूह को जन कहा जाता था। विसों के समूह को जन कहा जाता था, और जन जो था वो आर्यों की राजनीतिक एक संगठन था। इसके अलावा जो संगठित जन समूह हो गए उनको राष्ट्र कहा जाता था, और राष्ट्र सबसे उच्च राजनीतिक इकाई हुआ करती थी। तो ये जो सब चीजें हैं ये आपके रीट के एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आम जनता को क्या कहा जाता था, जो जनता के समूह बने हुए होते थे उनको क्या कहा जाता था, और संगठित जन समूह को क्या कहा जाता था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपको याद रखना है। तो राष्ट्र को सबसे उच्च राजनीतिक इकाई उस समय माना जाता था। जन का जो शासक होता था उसको गोपति, जनस्य गोपा, पुराभेता इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता था। और जो उस समय जन का शासक या राजा होता था वो एक कबीले का मुखिया होता था। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि वहां उस समय के लोग कबीलों में निवास करते थे, कबीले बनाकर रहते थे, अपना एक संगठन कबीले के रूप में बनाते थे।
और जो कबीले का मुखिया होता था वही उस समय राजा माना जाता था। और उस राजा को गोपति, जनस्य गोपा, पुरा बेता, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इन नामों से उनको संबोधित किया जाता था। इसके अलावा जो उस समय राजा, जिसको अपन ने बोल दिया कबीले का मुखिया जो होता था, वो शासक या राजा कहलाता था। और उसकी जो प्रधान रानी होती थी वो महिषी उसको कहा जाता था। अब अपन ये अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय उसकी कई रानियां हुआ करती थी और जो उनमें एक प्रधान रानी होती थी और वो महिषी उसको कहा जाता था। इसके अलावा आगे बात करें तो वैदिक युग में राजा के बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो पुरोहित होता था। पुरोहित जो व्यक्ति होता था वो राजा के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था। क्यों? क्योंकि वो राजा का एक निजी सलाहकार भी होता था, राजा के लौकिक परलौकिक कार्यों का निरीक्षण करता था। इसके अलावा कोई भी अगर युद्ध होता था तो उसमें भी पुरोहित की सलाह ली जाती थी, वो युद्ध में भी साथ जाता था। उस समय एक राजा था जिनका नाम था सुदास। तो एक युद्ध तो केवल पुरोहित को लेकर भी एक युद्ध हो गया था। जो सुदास नामक जो राजा था उन्होंने अपना पुरोहित विश्वामित्र को न बनाकर वशिष्ठ को बना दिया था। इस वजह से भी एक युद्ध देखने को मिलता है। तो जो पुरोहित होता था वो राजा का सबसे विश्वस्त अधिकारी और सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था, क्योंकि वो हर कार्य में राजा को सलाह देता था। इसके अलावा राजा पर नियंत्रण रखने के लिए दो संस्थाएं बनी हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो संस्थाएं बनी हुई थी उन संस्थाओं को सभा और समिति नाम से जाना जाता था। जिस प्रकार आज के परिवेश में अपन देखें तो लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सभाएं बनी हुई है जो नियंत्रण रखने का काम करती है। तो उस समय भी दो सभा थी, सभा और समिति, दो संस्थाएं थी। जो सभा नामक जो संस्था थी वो उच्च लोगों की संस्था थी, उच्च कुलीन लोगों की संस्था थी। समिति जो थी वो निम्न संस्था थी या निम्न सदन अपन कह सकते हैं। जैसे राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। उस समय भी जो सभा होती थी वो उच्च सदन था और जो समिति नामक संस्था थी वो निम्न सदन था। और वो क्या कार्य करती थी? वो राजा पर नियंत्रण रखती थी कि राजा प्रजा पर अत्याचार न करे, अत्यधिक कर न लगाए। और उस समय जो कर लिया जाता था उसको भाग या बलि कहा जाता था। कर को भाग या बलि उस समय कहा जाता था। राजा जनता से कर वसूल करता था और कर वसूल करने के बाद जो राजा होता था वो जनता के जो हित है उनका संरक्षण करता था, उनको संरक्षण देता था और खुद को सेवक घोषित करता था प्रजा का। इसके बाद आगे अपन बात करें, जो ऋग्वेद है उसमें 7 नदियों का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ से पिछली बार भी आपको रीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऋग्वेद में 7 नदियां कौन कौन सी है और उनको इंपॉर्टेंस दी गई है, इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णित, सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा स्तुति जिस नदी की है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी काफी विस्तृत नदी थी और इसी के नाम पर भारत हिंदुस्तान इसका नाम पड़ा। इसको सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा गया सिंधु नदी के कारण। तो सिंधु नदी को विस्तृत चर्चा ऋग्वेद में की गई है। जब मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था उस समय भी सिंधु नदी का जिक्र आया था। इसके बाद देखते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, जिसको नदी तमा भी कहा गया है। नदी तमा अर्थात नदियों में सबसे पवित्र, नदियों की जननी, ज्ञान की गंगा, इसको सरस्वती को बुद्धि या ज्ञान की गंगा भी उस समय कहा जाता था। सरस्वती नदी को नदियों की जननी और सबसे पवित्र नदी उस समय माना जाता था। इसके बाद बात करते हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से सरस्वती नदी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। सतुद्री नदी, जो आज अपन सतलज जो नदी जिसको अपन मानते हैं उसको सतुद्री नदी के नाम से संबोधित ऋग्वेद में किया गया था। सतलज जो नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है और व्यास और सतलज के संयुक्त धारा को घग्गर भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं, आगे नदी है बिपाशा। जो बिपाशा नामक नदी है जो आज की व्यास नदी है उसको बिपाशा ऋग्वेद में कहा गया है। इसके बाद पारुषणी नदी, जो रावी नदी है उसको पारुषणी कहा गया है। ये पिछले रीट की एग्जाम में पूछा गया था
कि पारुष्णी नदी किस नदी को कहा गया। रावी नदी को पारुष्णी नदी कहा गया था। इसके अलावा आगे है अश्विनी नदी, जो आज की चिनाब नदी है, चिनाब जो नदी है उसको अश्विनी कहा गया था। इसके बाद है वितस्ता नदी, जो आज की झेलम नदी है उसको वितस्ता नदी कहा गया था। दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, एक मैच करने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि सतुद्री नदी सामने दे देगा सतलज, बिपाशा, व्यास। जो मैच करने वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें इन नदियों का एक तरफ नाम दे देगा जो ऋग्वेद में थी और आज उन नदियों को किस नाम से जाना जाता है, एक तरफ ये दे देगा और मैच करने वाला क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। तो आपको इन सभी नदियों का नाम ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक स्पर्श ये भी नाम ध्यान में रखना है। उस समय जो गुप्तचर होता था, उस समय जो गुप्तचर होता था उसको स्पर्श कहा जाता था। और दोस्तों अन्य अगर अपन जानकारी की बात करें तो पुर, एक दुर्ग को पुर कहा जाता था और पुरप जो दुर्ग का स्वामी या दुर्गपति जो होता था उसको पुरुप कहा जाता था। और एक यंत्र का भी उल्लेख है जिसको नाम है पुरचरिष्णु। पुरचरिष्णु ये दुर्ग गिराने का यंत्र था, दुर्ग गिराने का एक यंत्र था पुरचरिष्णु। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था, दुर्ग को पुर कहा जाता था, दुर्गपति को पुरुप कहा जाता था और दुर्ग को गिराने का जो यंत्र था उसको पुरचरिष्णु कहा जाता था। ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अपन बात करते हैं अब आर्थिक स्थिति की। क्योंकि दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय संस्कृति थी। वहां के जो लोग थे वो नगरों में निवास करते थे, शहरों में शहर बनाकर रहते थे। और जो वैदिक संस्कृति थी वो एक ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति के लोग गांवों में निवास करते थे। इस वजह से जो अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ऋग्वेद में विद्यमान थी। ऋग्वेदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। गाय जो थी वो क्रय विक्रय का एक माध्यम हुआ करती थी। आपको कोई भी सामान खरीदना है तो गाय के रूप में उसकी कीमत आंकी जाती थी। इसी को लेकर जो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जान की कीमत 100 गायों के बराबर होती थी उसको शतदाय कहा जाता था। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी कीमत अपन 100 गायों के रूप में आंक सकते थे उस समय, तो उस व्यक्ति को शतदाय कहा गया था। आर्यों का जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो घोड़ा था। सिंधु जो सभ्यता पढ़ाई थी मैंने उस समय सुतको गेंडोर जो सभ्यता थी उस समय घोड़े का नाम आता है। वह केवल वहां से घोड़े के साक्ष्य मिले थे और कहीं से भी घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले थे। क्योंकि दोस्तों वैदिक संस्कृति को आर्यों से जोड़कर देखा जाता है और जो मैक्स मूलर थे उनका मानना था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। इसके अलावा जो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में कहा था कि आर्यों का मूल स्थान तिब्बत था और तिब्बत से आर्य भारत में आए थे और जहां पर उन्होंने निवास किया उसको सप्तसेंधव प्रदेश कहा गया। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने किताब लिखी थी द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। उन्होंने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो आर्य जहां से भी आए हो, चाहे मध्य एशिया से आए हो, तिब्बत से आए हो या उत्तरी ध्रुव से आए हो, वो अपने साथ घोड़ा लेकर आए थे। इस वजह से आर्यों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था वो घोड़ा माना जाता था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। केवल सुतको गेंडोर जो सभ्यता थी वहां से घोड़े के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा पशु चोरी को ऋग्वेद में सबसे उल्लेखित अपराध माना गया था। जो उस समय भी अपराध होते थे, चोरी के अपराध। चोरी किसकी? पशुओं की चोरी की जाती थी। जो आर्यों की प्रमुख फसल थी, जो अपन आज भी उगाते हैं, आज भी खाते हैं, उस समय भी आर्यों की प्रमुख फसल जो हुआ करती थी। तो दोस्तों ये आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी थी। आगे आने वाले वीडियो में अपन पूर्व वैदिक काल है उसको पढ़ने के बाद उत्तर वैदिक काल भी पढ़ेंगे। उस समय कैसा राजनीतिक जनजीवन था। उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, इन दोनों में ही राजनीतिक जनजीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और साहित्य, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में जो टॉपिक रहेंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए
और अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आपके पास टेलीग्राम पहले से डाउनलोड है तो वहां पर आप सर्च करोगे आधार स्टडी, तो वहां से भी आपको ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।